possible. What? कहां पर से स्टार्ट करना है बेटा?
ठीक है। कंपाउंड्स हम लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीख रहे हैं, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अनसिमेट्रिकल हम लोग को हो गया था। ठीक है, एक थोड़ा और एक और अच्छा करते हैं एग्जाम्पल इसका। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C2H5। इसमें इस साइड से मिथाइल मिला, इस साइड से इथाइल मिला, अनसिमेट्रिकल है, और एन का वैल्यू यहाँ 2 है, इसलिए नंबर ऑफ GI हो जाएगा 2 पर पावर 2, दैट इज 4। ये 4 कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे ये आपको सीखना है। देखिए 4 कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे। CH3C H H H H and C2H5। CH3 C C2H5 H H and H। HCH3 H H C2H5 and HCCH3 H double bond C2H5 and H। These are 4 different compounds which are possible, और ये चारों के चारों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये चारों के चारों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब रहा इनका नाम लिखना। देखिएगा ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, इसलिए ये पार्ट ट्रांस होगा, ये भी अपोजिट साइड में, इसलिए ये पार्ट ट्रांस होगा। अपोजिट साइड में ट्रांस होगा, सेम साइड में सीस होगा, सेम साइड में सीस होगा, अपोजिट साइड में ट्रांस होगा, सेम साइड में सीस होगा, सेम साइड में सीस होगा। नोट किया जाए।
देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो या तो ये सीस होगा या तो ट्रांस होगा, एंड सिमिलरली ये सीस होगा या ट्रांस होगा। तो ये दो तरीके से, ये भी दो तरीके से, दो दो चार तरीके से। तो दो जगह मैंने इसको ट्रांस रखा और दो जगह मैंने इसको सीस रखा। इसी तरीके से इसको दो जगह मैंने ट्रांस रखा, ये देखिए ट्रांस है, और दो जगह मैंने सीस रखा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिमेट्रिकल कंपाउंड का करते हैं। सिमेट्रिकल कंपाउंड, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है 2 raised to the power n minus 1, 2 raised to the power n by 2 minus 1 if n is even, ठीक है, and 2 raised to the power n minus 1, n minus 1 by 2 if n is odd। ये फार्मूला आपको याद करना होगा। मैं पहले ही आपको कह दिया था कहां से आया है, ये आपको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, इसको यूज करने के लिए आपको खाली सीखना है। एक बार और देखिए, याद कैसे रहेगा, 2 raised to the power n minus 1 दोनों में इवन है, तो इवन में 2 से डिवीजन हो जाता है, तो 2 से डिवाइड करके 1 माइनस कर दीजिए। ऑड है, ऑड नंबर में 2 से डिवीजन नहीं होता है, तो 1 माइनस करके डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट करिए। अब रहा एक कंपाउंड लेने का। मान लो कंपाउंड में, हाँ दोनों सही लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों सही लिखा हुआ है। सही लिखा, ओ सॉरी, ये 2 होना चाहिए। हाँ, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। देखिए ये आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह से आपको सिमेट्रिकल, देखिए इसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह से सिमेट्रिकल है।
ठीक है, ऊपर से एक और एक दो यानी इवन नंबर है, n का वैल्यू जब 2 हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा 2 पर पावर 2 माइनस 1, 2 पर पावर 2 बाई 2 माइनस 1, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 माइनस 1, 2 प्लस 2 पर पावर 0, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होगा आपको? 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो 3 कौन कौन से होंगे इसी में देख लीजिए। CH3 कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, CH3 कर दीजिए एंड CH3 कर दीजिए। इसमें आप देखेंगे कि ये और ये दोनों सेम हो जाता है, इसीलिए मैं इसको कट कर दूंगा और आपको डायग्राम टोटल कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। नोट कर लीजिए आप इनको। नोट कर लीजिए आप इनको। यहाँ पर इथाइल की जगह पर मिथाइल कर दिया गया, तो मैं सभी जगह मिथाइल कर दिया, जिसमें मुझे पता चला ये दोनों एग्जाम्पल सेम। देख लीजिए आप बढ़िया से, सीस एंड ट्रांस। सीस पे भी मिथाइल है, ये देखिए सीस पर भी मिथाइल है, और ट्रांस है वहां भी मिथाइल, ट्रांस है वहां भी मिथाइल, ये दोनों सेम है। नोट कर लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए, अब आपका काम शुरू होगा। नोट कर लिए होंगे इसको आप? नोट कर लिए होंगे आप इसको? आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए चलिए बताइए इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? CH3 CH
डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। बताइए इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? चलिए चेक किया जाए। पहले देखना है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं। जो कुछ इस साइड से मिला वही यहां से भी मिला, कोई दिक्कत, यानी सिमेट्रिकल है। जीआई कहां कहां होगा? एक यहां होगा, एक रिंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और एक यहां होगा, यानी कि एन का वैल्यू कितना होगा? 3। तो सिमेट्रिकल में 3 को क्या होता है? 2 raised to the power n minus 1, 2 raised to the power n minus 1 by 2, 2 raised to the power 3 minus 1, 2 raised to the power 3 minus 1 by 2, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 by 2, 2 पर पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, और 2 पर पावर 1 कितना होता है? टोटल आपको 6 होगा, टोटल आपको 6 होगा। विजय, विजय एक और क्वेश्चन करिए। नंबर ऑफ जीआई निकालना है। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH C2H5। देखिए तो नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे? आप लोग को पढ़ाया गया है कि रिंग स्ट्रक्चर में sp3 कार्बन से जब ग्रुप जुड़े हुए हो तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और वहां जीआई सेंटर बनता है। विजय, विजय तो एक रिंग स्ट्रक्चर है तो एक बार जीआई, चूंकि 2 ही ग्रुप है। यस, दोनों के लिए एक ही काउंट करेंगे।
ठीक है, चलिए चेक किया जाए। इसके क्रॉस जीआई नहीं होगा बेटा, जीआई इसके क्रॉस होगा और इसके क्रॉस होगा। यहां से जो मिल रहा है वो यहां से नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट, यानी अनसिमेट्रिकल केस है और एन का वैल्यू 2 है, 2⁻², यानी कि 4 आपका आंसर होगा। प्रियांशु का करेक्ट है, वेद प्रकाश का करेक्ट है, रॉकी का करेक्ट है, कौन पहले वाले से? ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन में देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बेटा, लेकिन इस कार्बन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे हो या ऐसे हो, फर्क पड़ेगा क्या? छवि ऐसे हो कि ऐसे हो, दोनों हाइड्रोजन एटम्स ही है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो, इसीलिए नहीं हुआ। तो आंख खोल के रखना है, ठीक है। और किसी को दिक्कत? और किसी को दिक्कत नहीं? प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ जीआई निकालिए। अब ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा बेटा, नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन। क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन एक में कर देता हूं, ठीक है, एक में कर देता हूं कि इसको कैसे करते हैं। ये सब नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूले वगैरह काम आपको नहीं करेंगे, मैं आपको करना सिखाता हूं, एक में कर देता हूं, बाकी आपको करना रहेगा, ठीक है। चलिए, जब भी ऐसा दिया जाए आपको करना क्या होगा कि तीनों का रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट वाले देखने होंगे। एक केस में तीनों को आप या तो ऊपर ले लीजिए या नीचे ले लीजिए, बात समझिएगा। तीनों को आप या तो ऊपर ले लीजिए या तो तीनों को आप नीचे ले लीजिए। तीनों क्लोरीन एटम्स के बीच का डिस्टेंस तो सेम होगा, मेरा बात पकड़िएगा। तीनों क्लोरीन एटम को या तो आप ऊपर ले लीजिए या तीनों क्लोरीन एटम को आप नीचे ले लीजिए, तीनों के बीच का डिस्टेंस तो वही होगा, होगा? अरे कोई तो जवाब दो। तीनों क्लोरीन एटम को रिंग प्लेन के ऊपर ले लीजिए बाहर आते हुए, या रिंग प्लेन के अंदर जाते हुए ले लीजिए, तीनों क्लोरीन एटम्स के बीच का डिस्टेंस तो सेम होगा। तीनों क्लोरीन एटम्स के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। तो ये एक हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब इसका एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकता है कि किसी एक को आप अंदर ले जाइए, किसी भी एक को, और 2 को आप बाहर रखिए। अब तीनों क्लोरीन एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस, वो डिफरेंट है पहले वाले से। आप एक को अंदर ले जाइए और 2 को बाहर रखिए, या 2 को अंदर ले जाइए और 1 को बाहर रखिए, दोनों केस में रिलेटिव डिस्टेंसेस सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? दोनों ही केसेस में रिलेटिव डिस्टेंसेस आपको सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, यानी कि इसके केवल यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2। तीनों बाहर या तीनों अंदर एक ही कंपाउंड है एज फार एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज कंसीडर्ड, क्योंकि तीनों एटम के बीच का डिस्टेंस दोनों ही केसेस में सेम। उसी तरीके से एक अंदर 2 बाहर, या 2 अंदर और 1 बाहर भी करिएगा तभी
रिलेटिव डिस्टेंसेस यही होगा, तभी रिलेटिव डिस्टेंसेस आपको यही होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आप कोशिश करें, आप बताइए इसमें कितने होंगे। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, बोलिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने होंगे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने होंगे, ये आपको बताना है अभी। इसके कितने होंगे ये आपको बताना है अभी। दोनों करिए। चलिए चेक किया जाए। पहले इसका देखा जाए। चारों सेम साइड लगा दीजिए, अंदर या बाहर, बाहर। चारों एक ऐसा है, किसी एक को अंदर ले जाइए। कोई भी एक अंदर ले जा सकते थे, किसी एक को अंदर ले जाइए। अब आप 2 को अंदर ले जाइए। 2 को अंदर ले जाने का मतलब हो गया कि वो दोनों अदल बदल हो सकते हैं। ठीक है, वो 2 अगल बगल हो सकते हैं या 2 आमने सामने हो सकते हैं। ठीक है,
बस यही 4 बने। विजय, यू आर राइट। तो इससे कुछ सीखें। एक बार इसको फिर से अटेम्प्ट लीजिए आप लोग, शायद सुधर जाए। क्योंकि आंसर किसी का करेक्ट नहीं आया है विजय को छोड़कर। विजय को छोड़कर और किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया है।
चलिए 8 इज द आंसर, 8 इज द आंसर। बन जाएगा, 8 इसका आंसर है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए किसका बताइए तो। इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे बताइए तो। इसको लेते हम बताना है कि कितना होगा, इंक्लूडिंग दिस वन।
चलिए चेक किया जाए। इसका एक तो ये खुद होगा, इसको ऐसे सोचना शुरू, दोनों ऊपर की ओर, दोनों नीचे की ओर। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, देख लीजिए आप। दोनों इनवर्ड एंड दोनों आउटवर्ड। टोटल 4 होंगे। टोटल आपको कितने होंगे? 4 होंगे। टोटल कितने होंगे आपको? 4 होंगे। ठीक है। एक नए जमाने का क्वेश्चन इधर 2-3 जगह देखा गया है, उसको मैं बना कर देता हूं। एक इसको देखिए तो कितना होगा। आजकल थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा आने लगा इसमें। देखिए तो
प्रिंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है। समझ गए? ये दोनों डिस्टेंस डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके कितने हुए? चलिए देखा जाए। रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड हो और 8 कार्बन से ज्यादा तो रिंग जीआई शो करता है। यहां पर एक जीआई सेंटर है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है और जीआई शो करता है। क्योंकि रिंग के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन एटम्स। जीआई यहां भी शो करेगा, जीआई आपको यहां भी शो करेगा, जीआई आपको यहां भी शो करेगा। और रिंग से sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए जीआई यहां भी शो करेगा। तो आपको अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है और n = 5 है, 2⁵, यानी कि 32 आपको होगा। विजय, विजय और किसी को दिक्कत? कॉपी उलट कर देखिए, आपको पढ़ाया गया है कि रिंग के अंदर में 8 कार्बन और मोर कार्बन हो तो वो भी जीआई शो करता है। और मैं इसका 2 सेट एग्जांपल्स भी लिया हूं। शुभम, शुभम लिए ना एग्जांपल? उसी तरह से ये देखिए,
इसी में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ साथ रिंग में 10 एटम है, यानी ये जीआई शो करेगा। ठीक है, अभी भी किसी को दिक्कत? 3 तरह का केस इसमें है। अभी भी किसी को दिक्कत? अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अनसिमेट्री इसलिए है क्योंकि ऊपर में डबल बॉन्ड है, क्या ये डबल बॉन्ड नीचे भी है क्या? इसको बीच से ऐसे देखिए, ऊपर में डबल बॉन्ड है क्या, नीचे भी है क्या? प्रियांशु, प्रियांशु, तो अनसिमेट्रिकल हुआ कि नहीं? प्रियांशु जवाब दो जल्दी। चलिए, अब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट सीखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नोट करिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ खत्म हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लिखिए हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले क्या सीखेंगे? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं डायरेक्ट हिट करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, Cl H एंड H। अब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि आपको अब जीओसी पढ़ा हुआ है और एक एग्जाम्पल ये, आपको बस ये देखना है कि डाइपोल मोमेंट किस केस में ज्यादा या कम हो। देखिए आप, ये क्या है आपका, ये आपको ट्रांस है, ये क्या है, सीस है, ये क्या है, एच एच अपोजिट साइड है, ट्रांस है, और ये क्या है आपका, ये आपको सीस है। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ इससे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ये दोनों वेक्टर अपोजिट साइड में है, म्यू बराबर 0 होगा। यहां देखिए, ये दोनों वेक्टर का एक ही कंपोनेंट जो ये होगा, ये तो कैंसिल करेगा, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट एडिटिव होगा और इसीलिए इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और डाइपोल मोमेंट अगर देखा जाए तो एक जगह इक्वल टू 0 है और एक जगह नॉट इक्वल टू 0 है। ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट दूसरे वाले का ज्यादा होगा। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? ठीक है,
अब दूसरे में आ जाइए, मैंने इससे एक कॉमन परसेप्शन लोगों को आ जाता है कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होता है और सीस का नॉन जीरो होता है, यानी सीस का ज्यादा होता है और ट्रांस का कम होता है। ये लोग रट लेते हैं, किताबें भी आपको रटवा देंगे, ये कभी मत करिए। आप खोल कर चलिए, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अंधेरा की तरफ मत चलिए। ये क्या है, और इसमें प्लस आई इफेक्ट ये शो करता है, इसलिए इस तरह हो। आपकी बात देखिए, ये दोनों वेक्टर 0 एंगल पर है, इसीलिए इसका म्यू अगर म्यू1 है, ठीक है, और ये देखिए इन दोनों का एक वेक्टर, एक कंपोनेंट, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, ये कुछ तो कंपनसेट करेगा, कैंसिलिंग इफेक्ट होगा जो यहाँ पर नहीं मौजूद है। इसलिए अगर इसका डाइपोल मोमेंट μ2 है तो μ1 आपका बड़ा होगा μ2 से, यानी कि इस पर ट्रांस का ज्यादा हुआ डाइपोल मोमेंट सीट से। इसलिए इन सब चीजों को आप देखो ना, डाइपोल मोमेंट सीस का कम आया और ट्रांस का ज्यादा आया, तो रट के चलिएगा, नीलू तो आप ही के जैसा होगा। नीलू रट कर नहीं चलना है। हो गया? चलिए, डाइपोल मोमेंट के और क्वेश्चन में नहीं लूंगा अभी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में सेकंड हमें पढ़ना होता है बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अगर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, एक मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा तो उसको हीट करके वेपराइज करना डिफिकल्ट होगा, यानी कि ऐसे सबस्टेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। और इसीलिए लिखा हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपको ज्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कैसे देखते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोग कैसे देखते हैं? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर जो जनरली काम करता है वो है, सबसे पहले देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बाद आप देखिएगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और लास्ट में देखिएगा वैन डर वाल। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्या देखिएगा? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखिएगा।
ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरे चौथे से, चौथे पांचवें से, इस तरह से जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन इसमें हाई है, वेपर में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो। इसको देखिए, इसमें आपको ये घूम के इधर आ जाएगा और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के घर के अंदर ही शो करना शुरू कर देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने का जगह है, लेकिन घर के अंदर ही व्यस्त हो जाएगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका एसोसिएशन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा होगा। ठीक है। अब आइए डाइपोल डाइपोल का एग्जाम्पल, Cl Cl H and H, Cl CH3 अब डाइपोल डाइपोल, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का डाइपोल होता है, एक डाइपोल, एक ज्यादा डाइपोल रखने वाला मॉलिक्यूल एक ज्यादा दूसरे डाइपोल रखने वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। अब तो आप फिजिक्स भी सीख चुके हैं, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको साकिब ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कम ज्यादा देखना नहीं ना होता है उसमें। देखिए, तो डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, एक मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, वो दूसरा मॉलिक्यूल जिसका भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है के साथ इंटरेक्शन बहुत मजबूती से होता है, उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अभी हमने सीखा कि डाइपोल मोमेंट इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा। इसमें हमने सीखा ये 0 डिग्री पर दोनों वेक्टर्स एडिटिव है, रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और ये 0 डिग्री पर ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए रिजल्टेंट इसका कम होगा। तो इसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर। कल आप सॉलिड स्टेट वाला सारा क्वेश्चन बनाकर रेडी रहिएगा, ठीक है, डिस्कस किया जाएगा, सारा क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है कल। तब ना आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बनना शुरू होगा। ये देखिए, ये दोनों हाथ 180 पर है, ये कभी भी घूम कर आकर इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है,
लेकिन ये दोनों हाथ देखिए मुड़ा हुआ है एक दूसरे की तरफ। सी से ये घूम के आ सकता है, लेकिन ये घूम करके नहीं आ सकता है। छवि छवि इसके बाद लिखिए मेल्टिंग पॉइंट। लिख लिए? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किसी केमिकल सब्सटेंस को आप उस टेम्परेचर तक हीट करिए, किसी केमिकल सब्सटेंस को आप उस टेम्परेचर तक हीट करिए जहां पर कोई सॉलिड सब्सटेंस आपको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब हम लेते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो होते हैं वो बढ़िया से बंधे होते हैं। आपने तो सॉलिड स्टेट भी पढ़ रखा है, बढ़िया से पैक्ड होते हैं। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लीजिए, उसके पार्टिकल्स बढ़िया से पैक्ड होता है, पैकिंग उसका बढ़िया होता है। और जितना बढ़िया किसी सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स का पैकिंग होगा, उनको डिस्टर्ब करना उतने ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो इसीलिए हम मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले लिखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री को तो समझेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जो हमारा अगला टॉपिक बहुत बढ़िया से सीखना है, लेकिन यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बस एक लाइन लिखेंगे, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर better fit into the crystal system. More symmetrical structure better fit into the crystal system, and its melting और हमारे लैंग्वेज में disturbance becomes difficult, और इसका मेल्टिंग या डिस्टर्बेंस हमारे लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्ट्रक्चर में सिमेट्री अगर आपका ज्यादा हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में सिमेट्री अगर आपका ज्यादा हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बाकी चीज बाद में देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ सिमेट्री।
तब फिर हम यहाँ चेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं डाइपोल डाइपोल, और तब फिर चेक करते हैं हम लोग वैन डर वाल्स। ठीक है, सिमेट्री मैं फिर से कर रहा हूं, सिमेट्री के बारे में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में काफी ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, तो वो वही के लिए छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सीखना है, वहां जीत मना केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही सीखना है। ठीक है, तो सिमेट्री का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे इसको देखें CS3 CS3 H and H, CS3 CS3 H and H। आप एक चीज बताओ, अपना कॉमन सेंस, मैं आपको पढ़ाया नहीं, बस आप मुझे ये बताओ कि एक ट्रांस है और एक सीस है, इसमें आपको ज्यादा सिमेट्रिकल कौन लग रहा है? मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आपका जो कॉमन सेंस है मैं उसी से चेक करना चाह रहा हूं। इन दोनों में ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको कौन लग रहा है? इज इट सीस और ट्रांस? तो एक्चुअली में ये आपको ट्रांस है, ये आपको मोर सिमेट्रिकल। देखिए कैसे, इसको कब बताएं, क्योंकि टाइम लग जाएगा मुझे काफी ज्यादा, अगला इसी आईडी पर क्लास रहता है। ठीक है, आज मैं रुकता हूं, कल हम लोग सॉलिड स्टेट जरूर डिस्कस करेंगे कंप्लीट। ठीक है।